इस वक्त बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं यासीन शेख साहब, जो 3 बार से दरियापुर से विधायक हैं। रास्ते से हमारी टीम गुजर रही थी तो इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं कि यहाँ की तैयारियाँ क्या है, इस बार की क्या तैयारी, क्योंकि 3 बार से विधायक रहे हैं तो कामकाज कैसा रहा है और बीजेपी का भी 27 सालों से कब्जा रहा है, तो उनको किस तरह से इस बार ये लोग टक्कर दे रहे हैं, मुकाबला के लिए क्या रणनीति है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये कीमती वक्त देने के लिए। शेख साहब, यहीं से शुरुआत करते हैं कि इस बार की शुरुआत और तैयारी आपकी जो है कैसी है? इस बार मेरी तैयारी के साथ साथ मेरे पक्ष की तैयारी भी बहुत ही मजबूत तरीके से रणनीति बनाई गई है और कांग्रेस पार्टी 125 सीट के लक्ष्य के साथ इस मर्तबा मेहनत और कोशिश कर रही है। और मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मेरे मत विस्तार में मेरा मत विस्तार ऐसा है कि जो पूरे हिंदुस्तान में इकलौता है कि जिसमें 9 कार्यालय चलते हैं और जो सुबह 9 बजे शुरू होते हैं और दोपहर में 1 बजे तक चलते हैं। 5 मेरे जो पार्षद हैं वो चलाते हैं, 3 मैं चलाता हूं और 1 हमारे पूर्व काउंसिलर भी चलाती हैं। यानी 9 कार्यालय हमने जो हमारे दरवाजे, हमारे द्वार जो हैं, हमने हमारे मतदाताओं के लिए खुले रखे हैं कि विधायक होने के नाते मुझे काम भी रहता है, गांधीनगर भी जाना पड़ता है, बाहर गुजरात के दौरे करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे मतदाता जो मुझे वोट देते हैं उनको किसी तरीके के चक्कर में ना पड़ना पड़े, उनके काम कहीं पर ना रुके, उसको ध्यान में रखते हुए 9 कार्यालय मैंने मेरे मत विस्तार में कंटिन्यू यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। यहाँ पे पिछले 3 महीने के अंदर ही 1200 लाख रुपए के काम जो हैं वो बिल्कुल प्रगति पे और समझो कंप्लीट होने आए हैं। यानी उसमें रोड रास्ते के काम हैं, प्राथमिक सुविधाओं के, ड्रेनेज के जो है, गेट बनवाने हैं, जो सोसाइटी के चालियों के वो भी चल रहे हैं। शेख साहब, जो सवाल ये आपने कहा 125 सीटों के पास लाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ये आपकी सोच है, लेकिन पिछली बार 77 था, 2017 की बात करें, उसमें से कुछ विधायक बीजेपी में भी चले गए। फिर इस बार की कैसे आप सोच रहे हैं कि 125 लाएंगे, क्योंकि बीजेपी तो 99 पे थी, वो इस बार कह रही है 130 से 150 के आसपास ला रहे हैं। इस बार पिछली बार का जो मामला था वो आंदोलनों के चलते था। इस बार का जो मामला है वो प्रजा बिल्कुल विमुख हुई है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि कोरोना में जो फेलियर हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं था, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं थे, लोग परेशान हाल थे, यानी लोग मारे मारे घूम रहे थे। तो कोरोना की महामारी की जो इनकी विफलता है, यहाँ तक कि सबरस्तान और कब्रस्तान में भी आप जाओ तो वहाँ पे भी 10-10 घंटे का वेटिंग था। और उसी वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद का मुख्यमंत्री भी बदला, पूरा मंत्रिमंडल भी बदला। उसके पीछे का कारण 2 कारण थे, एक तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ा था और दूसरा कोरोना का फेलियर। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती और जो दावे कर रही है वो करने वाली होती तो फिर मुख्यमंत्री को क्यों बदला, मंत्रिमंडल को क्यों बदला? उन्होंने जब मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदला इसलिए बदला कि उनको जीत का विश्वास नहीं है। और उसके बाद तो जब महंगाई और बेरोजगारी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस मर्तबा। आप बीजेपी कटाक्ष जो कर रहे हैं, आप तो मंत्री बदल रहे क्योंकि उनके पास चेहरे हैं, लेकिन आप तो सर बदलाव भी कैसे करेंगे? सीएम के चेहरे तक आपको नहीं मिल पा रहे हैं। जो हार्दिक पटेल थे वो भी बीजेपी में चले गए। ये ठीक है कि ये कुछ लोग बीजेपी में गए हैं। मैं मानता हूं कि वर्तमान राजनीति का ये भयावह स्वरूप है और इसकी शुरुआत था कि लोग यकीन कैसे करें, किस चेहरे पे करें? लोग पूरा भरोसा, पूरा यकीन करेंगे। लोगों को इतना यकीन ज़रूर है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें कभी भी समझौता नहीं किया है। आज भी आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तो वो राहुल गांधी लड़ता है। और भारत जोड़ो यात्रा है जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इनके जो इनके संवैधानिक संस्थाओं को जो कब्जे किया है और देश में जो दोनों को, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, उसको लेकर के लोगों को भरोसा है कि कुछ लोग जो थे सत्ता लालचू जो लोग गए, लेकिन उसके लिए भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी है। 2014 से जब से इनकी केंद्र में सरकार बनी है उसके बाद गुजरात में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने जो है ये जो खरीद फरोख्त का इन्होंने कारोबार शुरू किया है। ईडी को लगाते हैं, सीबीआई को लगाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, यानी डर और धमका की राजनीति से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति को नीचे स्तर पर ले जाने का अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने किया है। शेख साहब, देखिए, आपकी तरफ से तैयारी में कोई कमी नहीं है और अच्छी बात है कि आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, 3 बार से लगातार आप विधायक हैं, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से कोई तैयारी नहीं दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी, आम आदमी पार्टी, उस पर भी सवाल होगा, लेकिन आपके हाईकमान की तरफ से आपको नहीं लगता कि तैयारियों में थोड़ी कमी है जिसकी वजह से बूथ लेवल पर स्ट्रांग नहीं है बाकी पूरे गुजरात में? नहीं, हमारा बिल्कुल हर तरीके के पोलिंग एजेंट भी हमारे तय हो चुके हैं।
जो टेबल की वगैरह की कार्रवाई वो भी हो चुकी है। राहुल गांधी जी 2 दौरे करके गए हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में हैं, उसको भी रख करके जैसे ही हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन खत्म होता है तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी ने भी 2 सभा देने के लिए हमसे वादा किया है, वो भी आने वाली है। गहलोत जी इतने सीनियर मुख्यमंत्री वो यहीं पर देना डाले हुए हैं। यानी कांग्रेस की एक रणनीति है, रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी अपने काम को अंजाम दे रही है। इस मर्तबा का जो मामला है, लोगों का जो गुस्सा है, मैं ये मानता हूं कि 1 और 5 तारीख जो चुनाव की तारीख है वो भारतीय जनता पार्टी का डेथ वारंट है। और इस मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को लोग ईवीएम में बराबर सबक सिखाएंगे। एक डर और खौफ का माहौल है कि लोग खुल के नहीं बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि उनको पता है कि ईडी है, सीबीआई है, तमाम भारतीय जनता पार्टी गुंडे वो उनके सामने आएंगे। इसलिए केंद्र के मुद्दे पे आप जो है हमला कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दे पे जब लोगों से मैंने बात किया तो आप कह रहे हैं बीजेपी डेट है और लोग यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस डेट है। बहरहाल इस बीच में एक नई चीज़ ये हुई है दर्शकों की, 2000 इस बार का जो चुनाव है खास करके, उसमें खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। और आम आदमी पार्टी जो लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा कि कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा जो है दुश्मन है, उनके लिए परेशानी खड़ा हुआ, आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी की एंट्री से? आम आदमी पार्टी का जन्म रामलीला मैदान में आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। और बाबा राम जो उन्होंने अन्ना हजारे, बाबा रामदेव जो ये आरएसएस की पूरी कंपनी है, उन्होंने इनको पैदा किया है। और केजरीवाल ने जिस तरीके से वो खुद भी कहते हैं कि मैं आरएसएस से और जनसंघ से मेरा परिवार का और मेरा जुड़ाव है, और उसके बहुत सारे सबूत भी हैं। शाहीन बाग में जब हिंदुस्तान की बेटियां बैठी हुई थी आंदोलन के लिए, और वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम नहीं थे, वहाँ पे हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, किसी के हाथ में गीता थी, किसी के हाथ में कुरान था, किसी के हाथ में तिरंगा था और किसी के हाथ में संविधान था। ऐसी जगह पर भी ये केजरीवाल नहीं गए, कोई सहानुभूति नहीं बताई। यहाँ तक कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमें फक्र है शाहीन बाग की बेटियों पे कि जो देश के संविधान को बचाने बैठी है। जब दिल्ली के दंगे हुए तो किसी को मदद केजरीवाल ने नहीं की, यहाँ तक कि उनके पार्षद की आजम खान जैसी हालत करके रखी हुई है, वो आज तक जेल में है। अमातुल्लाह खान के जो उन्होंने स्थिति बनाई है वो भी पूरी दुनिया जानती है। जब जहांगीरपुरी का डिमोलिशन हुआ वहाँ पर भी वो नहीं गए। और आपको मैं बताऊं, शाहीन बाग का जब आप जिक्र कर रहे थे, एक काउंटर सवाल ले लेता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अमानतुल्लाह खान की बात है तो वो गए भी थे, जब बुलडोजर चला तो भी वो गए थे, जामिया में प्रोटेस्ट हुआ तो भी वो गए थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी नहीं गए। लेकिन सर, जिस बेटी की आप बात कर रहे हैं, जिस दुख तकलीफ की बात कर रहे हैं, वो तो यहाँ के बिल्किस बानो के साथ भी हुआ। तो प्रोटेस्ट तो आपने भी नहीं किया, आप भी नहीं उनके लिए आवाज़ उठाई, इसको कैसे आप देखते? आप दिल्ली से आए, आपको पता नहीं है। मैं अभी आपको वीडियो डालूंगा। पवन खेरा जी यहाँ पर अरेस्ट हुए थे, मैं 3 मरतबा अरेस्ट हुआ हूँ बिल्किस बानो के मसले में, और पूरी विधानसभा में मैंने हंगामा किया था और मुझे सस्पेंड भी किया था। और हम तीनों विधायक, साथ में जिग्नेश मेवानी भी, यानी हमने बिल्किस बानो के मामले को लेकर के, राहुल गांधी जी से लेकर के तमाम लोगों ने इस मामले को उठाया है। पवन खेरा जी अहमदाबाद आके अरेस्ट हुए हैं। और मातर की जो घटना बनी, जब थमले से मारा गया, उस वक्त में भी सबसे पहले हम वहाँ पर पहुँचे और हमने उनके खिलाफ जो था पुलिस कमिश्नर, यहाँ के डीजीपी, तमाम को हमने उसके बारे में भी कहा। बेट द्वारका और जामनगर में जो कुछ हुआ उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। यानी कहने की बात है कि केजरीवाल जी के पास इतना वक्त है कि वो चुनाव का वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन बिल्किस बानो के नाम पे आज तक उन्होंने एक अल्फाज नहीं बोला है। मातर की घटना के बारे में एक अल्फाज नहीं बोला है उन्होंने, और उसी के साथ साथ जो बेट द्वारका में मज़ार शरीफ तोड़े गए उसके बारे में भी नहीं बोला है। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि जो कोरोना जो लाया वो नरेंद्र मोदी जी लाए, ट्रंप लाए, चाइना से आया, लेकिन जिस तरीके से मौलाना साद साहब और तबलीगी मरकज़ को बदनाम किया गया, और केजरीवाल ने खुद ने कहा कि इनके सामने सख्त कार्रवाई को इन्होंने जघन्य अपराध किया है। मैं मानता हूं कि केजरीवाल ने मौलाना साद साहब के सामने पुलिस केस दायर करके, मरकज़ पे सील लगा करके अपना जो असली चेहरा है आरएसएस का, उस चेहरे को उन्होंने बताने का काम किया है। इन चीज़ों को गुजरात की आवाम, हिंदू और मुस्लिम दोनों जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर कांग्रेस के सामने नहीं लड़ सकती है, वो पंजाब की तरह वहाँ पर आप पार्टी को आगे करती है। और ये जो है, ये जो मामला पूरा का पूरा आरएसएस का जो है, कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाने का और भारत का जो सपना है उसके लिए आंदोलन चल रहा है। शिक्षक साहब, एक आखिरी सा छोटा ही सा सवाल ये जानने की कोशिश करेंगे, आम आदमी पार्टी की एंट्री से आपने ये नहीं बताया कि किसको नुकसान होगा, ये बता दीजिए, और साथ साथ कांग्रेस इस बार नया क्या कर रही है और आप लोग जनता से क्या कहना चाह रहे हैं गुजराती? केजरीवाल का जो था एक गुब्बारा था। इन्होंने जो भी काम की एजेंसी हायर की हुई थी, और एजेंसियों के मार्फत इन्होंने हर जगह पे इनके जो होर्डिंग लगाए, बोर्ड लगाए, सोशल मीडिया पे इन्होंने इनका प्रचार प्रसार किया। इनको सही कैंडिडेट एक भी नहीं मिला आज तक।
क्योंकि चुनाव के लिए संगठन चाहिए। तुम परसेप्शन खड़ा कर सकते हो सोशल मीडिया से, लेकिन जब तक ज़मीनी स्तर पे तुम्हारा कार्यकर्ता नहीं होगा तुम चुनाव में नहीं टिक पाओगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत लंबा रहा है और कांग्रेस आज गुजरात में भी जो कुछ विकास हुआ, जितने भी यहाँ पर जो बांध बने हैं, जितनी भी सरकारी कॉलेजेस हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं, वो तमाम की तमाम कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। कांग्रेस पार्टी का काम बोलता है। ये ठीक एक ध्रुवीकरण की राजनीति जो शुरू हुई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के चलते कांग्रेस को नुकसान हुआ है, लेकिन अब हिंदू और मुसलमान दोनों समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लोगों के ध्रुवीकरण करने के लिए और हिंदू मुस्लिम को बांट के अपने पावर में और अपनी नाकामी को छुपाने का काम करती है। तो हम हमारे पॉजिटिव मुद्दे लेकर के हम लोग जो है वो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। ये शेख साहब थे जो 3 बार से विधायक हैं। तमाम मसलों पे इन्होंने खुलकर बातचीत रखी है। अब देखना होगा कि आखिर इस बार इनकी जो रणनीति है क्या लोगों के अंदर ये जो है बता पाते हैं और उनके दिलों में जो है अपनी ख्वाहिशों को जगा पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। दरियापुर से मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट।